हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेस्यू पॉइंट। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। तो जो आज का वीडियो ये होगा, इसमें हम पढ़ेंगे यूपी जीके के वो क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर एजीटीए एग्जाम में पूछे गए थे। और हम देखेंगे वो क्वेश्चन किस तरह के आए हैं और उनका मतलब किन किन टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, सारा कुछ यहाँ पर हम पढ़ेंगे और उन्हें बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ताकि पता चले कि जो आने वाला एग्जाम है उसमें किस तरह से तैयारी करनी है और किस तरह से पढ़ना है, किन किन चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन यहाँ पर सामने दे रखा है, इलाहाबाद संधि। तो इलाहाबाद संधि से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इलाहाबाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए, ये पूछा गया है, किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर ब्रिटिश नियंत्रण हो गया था। तो ऑप्शन की बात करें यहाँ पर 1784 है, 1765, 1815 और 1793। और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात करेंगे इसके राइट आंसर की, तो राइट आंसर इसका होगा 1765। बात करेंगे इलाहाबाद संधि की, तो इलाहाबाद संधि के बारे में क्या खास है वो जानना है। तो वो है कि इलाहाबाद संधि जो है 16 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। इस संधि ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी को जो राजस्व अधिकार था वो कंपनी को दे दिया था। इसमें जो मेन पॉइंट है ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाँ, एक ये चीज़ है कि इस संधि से क्या हुआ था कि भारत में ब्रिटिश शासन की नींव और मजबूत हुई थी, रखी गई थी। यहाँ पर एक डुअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, दोहरा शासन। तो नवाब और कंपनी ने संयुक्त शासन किया है इस संधि के माध्यम से। ये देखो यहाँ पर डेट दे रखी 16 1765, शाह आलम द्वितीय और कंपनी की भी संधि हुई थी। और इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा क्षेत्र इसमें कवर हो रहा था और कुछ हिस्सा यूपी का भी। ठीक है, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थारू जनजाति से संबंधित क्वेश्चन है। तो थारू जनजाति नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान मानी जाती है। ऑप्शन में है पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, तराई क्षेत्र, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे तराई क्षेत्र। तो पहले समझते हैं तराई क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है। तराई क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ पर जो हिमालय की पर्वत श्रृंखला है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है और मैदानी क्षेत्र शुरू होते हैं। तो उसके बीच जो एरिया होता है, दलदली सा एरिया, थोड़ा मतलब कंकड़ पत्थर होते हैं वहाँ पे, तो वो एरिया थोड़ा तराई रीजन का है, वहाँ जंगल भी होते हैं। तो वो एरिया क्या है, तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र में जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो उसमें भी एक जनजाति है थारू जनजाति। तो यहाँ पर पूछा गया था थारू जनजाति नृत्य किस क्षेत्र से पहचान संबंधित रखता है, तो वो है तराई क्षेत्र। ठीक है, तराई क्षेत्र के बारे में बात करें तो ये यहाँ पर घने जंगल देखने को मिलते हैं, डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, हिमालय की तलहटी वाला एरिया होता है। और यहाँ पर जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी काफ़ी रिच है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, लखनऊ के किस नवाब ने बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया था। जैसा कि आप जानते हैं हमारे लखनऊ में बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें देखने को मिलती हैं, उसी में से एक आता है बड़ा इमामबाड़ा। तो उसका किस निर्माण करवाया वो पूछा गया है। ऑप्शन में सुजाउद्दौला, वाजिद अली शाह, सफदरजंग, सादत अली खान और उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 5 ऑप्शन दिए गए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पे, क्योंकि जो इसका निर्माण करवाया था वो निर्माण करवाया था आसिफुद्दौला ने। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसका निर्माण करवाया था आसिफुद्दौला ने। तो ऑप्शन में तो आसिफुद्दौला था नहीं, इस वजह से इसमें ई ऑप्शन राइट होगा। तो जो भी एजीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं स्टूडेंट्स, उनको ये समझना चाहिए कि जो ये 5th ऑप्शन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखें क्योंकि इसकी भी कुछ वैल्यू है। जैसे कि यहाँ पर देखो नाम नहीं दिया है तो उपयुक्त में से कोई नहीं चाहिए। ऐसे लगभग 2 से 3 4 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे जिसमें ई ऑप्शन सही था। तो बात करेंगे बड़ा इमामबाड़ा से संबंधित फैक्ट की, तो ये जो है 1784 में इसका निर्माण करवाया, इसमें एक भूल भुलैया भी शामिल है। ठीक है, 1784 में निर्माण कराया था नवाब आसिफुद्दौला ने, लखनऊ में है ये, और इसमें भूल भुलैया भी शामिल है। इसमें लार्ज डोम देखने को मिलता है, इमामबाड़ा हॉल देखने को मिलता है। तो ये इसके कुछ पॉइंट थे जिन्हें आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जन्मे कौन से लेखक और कवि हैं जो उर्दू साहित्य के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन की बात करें तो कैफी आजमी, जावेद अख्तर, गुलजार, शमसुर रहमान फारूकी और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो हैं शमसुर रहमान फारूकी, ये इसके राइट आंसर होंगे। ठीक है, इन्हें जो है 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है उर्दू साहित्य में सम्मान के लिए इन्हें दिया गया था। ये कवि और आलोचक के रूप में जाने जाते हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था, वर्तमान मूल्यों पर 2024-25 में उत्तर प्रदेश का अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी कितना है।
तो एक तो पॉइंट आप ये याद रखें, जीएसडीपी का फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन में है ये 18.25 ट्रिलियन, 15.50 ट्रिलियन, 30.10 ट्रिलियन और 24.99 ट्रिलियन। ये ऑप्शन में दे रखे हैं और इसमें कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 24.99 ट्रिलियन रुपए। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होने वाला है। बात करें अगले क्वेश्चन की। ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, आप वहाँ से जाके इसको पढ़ सकते हैं लेक्चर अपलोड होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक थी। तो यहाँ पर लिटरेसी रेट पूछा गया है 2011 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं, जैसे गौतम बुद्ध नगर है, कानपुर नगर है, गाजियाबाद है, लखनऊ और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस आंसर की, इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो वो है गौतम बुद्ध नगर, जिसकी लिटरेसी रेट सबसे हाई थी 2011 के अकॉर्डिंग। यहाँ पर जो हाई लिटरेसी रेट है यूपी का वो नोएडा में जो गौतम बुद्ध नगर है वहाँ पे देखने को मिलता है। इसके कुछ शहर हैं जहाँ पर मतलब काफ़ी इंडस्ट्रियल हब है, वो नोएडा शहर है। यहाँ पर शैक्षिक केंद्र हैं, कई विश्वविद्यालय और कॉलेज हैं। बात करें यहाँ की जो लिटरेसी रेट ज़्यादा है वो क्यों है, उसके कुछ रीजन है, जैसे शहरीकरण यहाँ का बहुत ज़्यादा है, शिक्षा के अवसर आसानी से मिल जाते हैं, रोजगार के अवसर भी पर्याप्त मात्रा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश के किस वैज्ञानिक को 2021 में जी प्रोटीन युग्मित रिसेप्टर्स के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन में डॉक्टर बी एन सुरेश हैं, आर ए मौसेलकर, डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला, डॉक्टर रंजना आर एम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनके काम के बारे में। तो डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला को जैविक विज्ञान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है, इसके बारे में जानेंगे। ये भारत का सबसे प्रतिष्ठित विज्ञान पुरस्कार है, CSIR द्वारा दिया जाता है। और जो इनका रिसर्च था वो GPCRS पे था, सेल सिग्नलिंग रिसेप्टर्स पे इन्होंने काम किया था। ठीक है, जो कि दवा विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो बात करें अगले क्वेश्चन की। तो उत्तर प्रदेश में कुष्ठ रोग पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को कितनी मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। तो बात करें यहाँ पर अमाउंट की तो 2000 रुपये, 1500 रुपये, 5000 रुपये और 3000 रुपये, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस योजना के तहत जो इसके लाभार्थी हैं, डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, उनको 3000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। ठीक है, जो कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्ति होते हैं। और इसका उद्देश्य है वित्तीय सहायता और सहायता प्रदान करना, आर्थिक सहायता प्रदान करना, उनकी देखभाल जो कुष्ठ रोगी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर ये स्टेटमेंट दी गई थी, स्टेटमेंट के हिसाब से आपको बताना था कि लाल बहादुर शास्त्री के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो जो पहला स्टेटमेंट था, ही वॉज बोर्न इन मुगलसराय उत्तर प्रदेश, कि उनका जन्म मुगलसराय में हुआ था। दूसरा है कि ही कॉइन्ड द स्लोगन जय जवान जय किसान, जो जय जवान जय किसान नारा है ये उन्होंने दिया। नेक्स्ट और लास्ट स्टेटमेंट थी, ही सर्व्ड एज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही बैठती हैं। तो इसका राइट आंसर वो ऑप्शन था जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा सभी कथन सही वाले थे। ठीक है, इन्होंने शास्त्री जी के योगदान के बारे में बात करें तो उन्होंने कृषि के विकास में काफ़ी अहम योगदान दिया है और 1965 के युद्ध में देश का नेतृत्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें यहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने वैकल्पिक गैर परंपरागत ऊर्जा विकास संस्थान नेडा, जिसको आप नेडा के नाम से भी जानते हैं, का गठन किस वर्ष में किया। ऑप्शन की बात करें 1993, 1977, 2001, 1990, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका गठन हुआ था वो 1983 में हुआ था। तो यहाँ पर एक भी ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहा है, तो जो ई ऑप्शन होगा वो इसमें राइट आंसर होगा, इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1983 में हुआ था। इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी उसको एक बार हम देख लेते हैं। ये यहाँ पर 1983 है, स्थापना 1983 में इसकी हुई है। नवीकरणीय ऊर्जा विकास इसका पर्पस था कि जो नए ऊर्जा के स्रोत हैं उनको डेवलप करना, उन पर काम करना। जो इसका वर्किंग एरिया वो उत्तर प्रदेश है। और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से होते हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। ठीक है, ये इसके कुछ स्रोत होते हैं। तो 1983 में इस डिपार्टमेंट की स्टेब्लिशमेंट हुई थी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के निम्न खिलाड़ियों को उनके संबंधित खेलों से मिलान करना है। तो यहाँ पर एक तरफ प्लेयर दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनका गेम दे रखा है।
तो अभिनय श्याम गुप्ता, आशीष कुमार, भुवनेश्वर कुमार, अनुराज सिंह। जिम्नास्टिक्स, बैडमिंटन, शूटिंग और क्रिकेट। कभी कभी क्या होगा कि आप देखेंगे, हो सकता है आपको चारों प्लेयर्स या जो भी 4 मैचिंग दे रखी हो वो चारों ना आ रही हो, उनमें से एक पता हो, 2 पता हो, 3 पता हो। तो उसी हिसाब से हमें गैस करना चाहिए, और अगर चारों आ रहे हैं आपको बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी ऑप्शन से ट्राई कर लेना चाहिए। जैसे यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार को देखेंगे तो भुवनेश्वर कुमार क्रिकेट से संबंध रखते हैं, अनुराज सिंह शूटिंग से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर देखो डी का 3rd और सी का 4th। नेक्स्ट बात करें अभिनय श्याम गुप्ता की, तो इनका बैडमिंटन है और आशीष कुमार जी का जिम्नास्टिक है, तो इसमें ये ऑप्शन राइट होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो पूछा गया था उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। तो इसका जो राइट आंसर था वो सरोजिनी नायडू जी थी, जिन्हें भारत की बुलबुल के नाम से जाना जाता था, और 1947 में उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी, जो कि एक फेमस कवयित्री और स्वतंत्रता सेनानी भी थी। ठीक है ना, भारत की बुलबुल और कविता की रानी भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, शून्य गरीबी अभियान, जीरो पॉवर्टी कैंपेन। तो जो ये जीरो पॉवर्टी कैंपेन चलाई गई थी, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि शून्य गरीबी उत्तर प्रदेश अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान के लिए उपयोग की जाने वाली त्रिस्तरीय व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो यहाँ पर बस ये है कि जो ये स्कीम थी, जो ये कैंपेन थी, उसके तहत जिन फैमिलीज़ को टारगेट करना था कि वो इसके लिए डिजर्विंग या नहीं है, तो ऐसा इसमें क्या विशेषता थी जो उनको मतलब सेलेक्ट कर रही थी। तो इसमें ये चीज़ है कि एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन। पहला तो ये कि जैसा कि आप जान रहे हैं हम डिजिटल की ओर बढ़ रहे हैं, तो मतलब जो यहाँ पर एंड टू एंड मीन्स जहाँ सोर्स से लेके एंड तक पूरा डिजिटलाइज्ड है और स्वचालित कमजोरी रेटिंग अंतिम चिन्ह निर्धारित करती है। मीन्स एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन एंड ऑटोमेटेड, स्वचालित रूप से वल्नरेबिलिटी को भी देखेगी और फाइनल सिलेक्शन को निर्धारित करेगी। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर था। इसका जो लक्ष्य था वो था गरीबी उन्मूलन करना, पॉवर्टी को एलिमिनेट करना। ये 3 टायर मैकेनिज्म था और डिजिटलाइजेशन इसमें काफ़ी ज़्यादा था। तो ये सारी चीज़ पूछी गई थी। बात यह है कि डिजिटलाइजेशन और इन सबसे क्या फ़ायदा हो रहा है, तो जो ये 3rd लास्ट पॉइंट दिया है, पारदर्शी चयन, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि जो कैंडिडेट इसके लिए डिजर्विंग है उसी को इसका बेनिफिट मिले। तो ये चीज़ें डिजिटलाइजेशन से काफ़ी देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने पेरिस ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स 2024 के ओलंपियंस और पैरालंपियंस को कितनी पुरस्कार राशि वितरित की है। ऑप्शन है 15 करोड़, 10.5 करोड़, 30 करोड़, 22.7 करोड़, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर था वो है 22.7 करोड़। ठीक है, 70 करोड़ इतना एथलीट्स को दिया गया, जो कि एथलीट्स को प्रोत्साहन और खेल संस्कृति को बढ़ावे के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कौन सी प्रमुख कवयित्री अपने साहित्यिक योगदान के लिए जानी जाती हैं, जिन्हें 1988 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो जो ये कंडीशन थी कि 1988 में पद्म विभूषण और साथ में वो कवयित्री भी हैं और उन्हें काफ़ी साहित्य योगदान दिया है, तो उसके हिसाब से जो राइट आंसर हो रहा था वो था महादेवी वर्मा जी। तो महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवयित्री थी, स्वतंत्रता सेनानी थी और शिक्षाविद थी, जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जिनको आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा विश्वविद्यालय 2016 में स्थापित किया गया और कानपुर में स्थित है। तो वो था हार्कोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना 2016 में हुई थी, कानपुर में हुई थी, जो कि प्रमुख तकनीकी विश्वविद्यालय कानपुर का, जो कि तकनीकी शिक्षा के लिए जाना जाता है। यहाँ पर रिसर्च भी होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की किस धारा के तहत स्थानीय निकायों की निदेशक की नियुक्ति की जाती है। तो वो की जाती है सेक्शन 31B के तहत, जिसका जो उद्देश्य रहता है स्थानीय निकायों का पर्यवेक्षण करना और प्रशासनिक नियंत्रण रखना। अगला क्वेश्चन है, उन्नाव जिले का पूर्व नाम क्या था। तो उन्नाव जिले का जो पूर्व नाम पूछा गया था, ऑप्शन में सवाई गोदो, सत्यवादी, प्रतापनगर, विष्णुपुर, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन राइट है। जो सवाई गोदो है वो गोदो सिंह चौहान के नाम से इन्होंने ये शहर बसाया था, गोदो सिंह चौहान ने, और उन्हीं के नाम पे इसका पूर्व नाम था सवाई गोदो। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं सवाई गोदो यहाँ पर दे रखा है हमने, तो इसका राइट आंसर था। ये जो जिला है इसका प्राचीन इतिहास है, और जो गोदो सिंह थे वो स्थानीय शासक थे, जिनकी वजह से इसका नाम सवाई गोदो पड़ा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, फिराक गोरखपुरी उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का उपनाम था। तो उनके बारे में जानेंगे। अख्तर रोमानी, मुनव्वर राणा, रघुपति सहाय,
रामधारी सिंह दिनकर और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये एक निकनेम है किसी कवि का, आप उनके बारे में बताने कि फिराक गोरखपुरी किन का नाम है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसका राइट आंसर है रघुपति शाह जी, इनका ये नाम था, क्योंकि ये जो है इनका जन्म स्थान था गोरखपुर, इसलिए इनके नाम के पीछे लगाए गोरखपुरी, फिराक गोरखपुरी। लेकिन इनका जो असली नाम था, ओरिजिनल नाम था, वो है रघुपति शाह, जो इनका मूल नाम है। ठीक है, इन्होंने उर्दू पोइट्री में काफ़ी योगदान दिया है, गज़ल और नज़में भी लिखी हैं फिराक गोरखपुरी ने। अगले क्वेश्चन की बात करें, लास्ट क्वेश्चन था क्योंकि 20 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो इसमें था उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया। ऑप्शन 1995, 1980, 2001, 1976, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1976। 1976 में ये लागू किया गया था। ठीक है, 1976 में। इसका जो काम था वो था औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना, भूमि आवंटन करना और बुनियादी ढांचे का विकास करना। ये तो थे आज के 20 क्वेश्चन जो यूपीजी के AGTA वाले एग्जाम में आए थे, उनको यहाँ पर हमने देखा। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के, बेसिक टू मॉडरेट देखने को मिले हैं, और सेम लेवल कंप्यूटर का भी रहा था। लेकिन जो एग्रीकल्चर थी वो लिटिल बिट मॉडरेट टू डिफिकल्ट थी और कुछ क्वेश्चन उसमें भी बेसिक थे। लेकिन हमें यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि जो भी पेपर का ओवरऑल पेपर था वो मॉडरेट लेवल का था, तो तैयारी बहुत अच्छी करनी है ताकि सिलेक्शन श्योर हो सके। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी इस चैनल पर पूरा जो सिलेबस है यूपी AGTA का वो सब कवर कराया जाएगा, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, पूरा लेक्चर कवर कराया जाएगा। तो अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।